वेलकम ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु पर। राजस्थान की जलवायु पर इससे जो लास्ट वाला हमारा वीडियो लेक्चर था, इस लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताओं पर। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु की जो शेष विशेषताएं हैं उनके ऊपर। हमने दो मौसम को देख लिए थे, दो ऋतुओं को हमने जान लिया था। एक वर्षा ऋतु को हमने जाना था और एक हमने जान लिया था राजस्थान में जो ग्रीष्म काल था, शुष्क ग्रीष्म काल था, उसके बारे में। ठीक है, अब हम जानते हैं राजस्थान में मानसून के लौटने की प्रक्रिया को। मानसून का लौटना मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, यानी समय लिख देता हूँ मैं पहले। समय हमारा है मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर, ये हमारा समय है, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे इस समय के संदर्भ में। तो मानसून को एक बार लौटना सीखते हैं कि मानसून लौटता कैसे है। ये मान लीजिए हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और इस अफ्रीका महाद्वीप के साथ ये हमारा एशिया और ये अपना भारत, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कर्क, विषुवत और मकर। अब हम बात कर रहे हैं सितंबर माह की। तो सितंबर माह, ठीक है, सितंबर माह में सूर्य लंबवत होता है भूमध्य रेखा पर। ये भूमध्य रेखा हिंद महासागर में भी स्थित है। तो निश्चित है कि जब सूर्य यहाँ लंबवत होगा तो यहाँ पे सूर्य के लंबवत होने की वजह से यहाँ होगा ताप अधिक। ताप अधिक होगा, साथ ही में वायुदाब भी क्या होगा, कम। उल्टा होता है, तापमान और वायुदाब में संबंध कैसा होता है, तापमान और वायुदाब में संबंध होता है विपरीत। ठीक है, यानी ताप अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा, और ताप अगर कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे वायुदाब के संदर्भ में और तापमान के संदर्भ में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हम भूमध्य रेखा पर हैं, और भूमध्य रेखा पर हमने देखा है कि हमारा जो तापमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तापमान यहाँ अधिक है और दाब कम है। इसके विपरीत यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में यहाँ ताप सूर्य के तिरछे होने की वजह से कम है और दाब क्या है, अधिक है। दाब अधिक है। ठीक है, ताप कम और दाब अधिक। अतः इस उच्च दाब से इस निम्न दाब की ओर हवाएं लौटना शुरू हो जाती हैं। तो भारत से हवाएं लौटती हैं हिंद महासागर की ओर। क्या ये सीधी सीधी लौट जाएंगी? नहीं, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो ये सीधी सीधी ना लौटकर दक्षिण गोलार्ध में दाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आ रही हैं, इनका दायां इस ओर होगा, इस ओर नहीं होगा, यूँ है ये, तो ये दायां और ये बायां। तो ये इनका दायां है तो दाईं ओर लौट कर आती हैं, और फिर जैसे दक्षिण गोलार्ध में आती हैं तो बाईं ओर घूम जाती हैं। लौटने की स्थिति ये होगी। अब उत्तर गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तर गोलार्ध में इन पवनों की दिशा को देखोगे तो उत्तर गोलार्ध में इन पवनों की दिशा हमें नजर आ रही है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बस यही मानसून का लौटना है। तो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर का जो समय है, इस समय को हम कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन। इस समय को क्या कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन। साथ ही हम इस समय को और क्या कह सकते हैं, इस समय को हम कह सकते हैं मानसून निवर्तन। तो मानसून निवर्तन भी कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। ओके, अब मानसून किस तरह से लौटता है ये तो हमने देख लिया। अब इस लौटते मानसून की दिशा होती है उत्तर पूर्वी, तो इस वजह से हम इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कह देते हैं। साथ ही ये मध्य सितंबर मध्य दिसंबर ये शीत ऋतु का आगमन है। लौटता मानसून ही क्या कहलाता है, शीतकालीन मानसून भी कहलाता है। लौटता मानसून ही शीतकालीन मानसून भी कहलाता है। ये जो वर्डिंग है इनको बहुत अच्छे से याद रखना, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हम शीत ऋतु पढ़ेंगे। अभी ये क्या है, शरद ऋतु का काल है, लेकिन मानसून को हम शीतकालीन मानसून ही कहते हैं।
अब इस शीतकालीन मानसून में राजस्थान के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कारण है क्योंकि लौटते समय मानसून राजस्थान में बारिश नहीं करता है। लौटते समय मानसून राजस्थान में बारिश नहीं करता है। सितंबर के पहले सप्ताह से ही राजस्थान से मानसून लौटना शुरू कर देता है और अक्टूबर नवंबर तक पूर्णतः राजस्थान से मानसून लौट चुका होता है। लौटता हुआ मानसून राजस्थान में बारिश नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस राजस्थान के संदर्भ में इस लौटते मानसून से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हम बात करते हैं इससे आगे वाले चरणों में यानी शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरपीएससी के फेवरेट भी हैं। तो हम उन क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत ऋतु में चलते हैं हम। शीत ऋतु हम पढ़ेंगे मध्य दिसंबर से प्रारंभ करके, तो मध्य दिसंबर से मध्य मार्च का जो समय है ये हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अब शीत ऋतु में सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पहले तो ये जानो कि शीत ऋतु में हमारा जो एवरेज तापमान है वो कितना रहता है, तो 22 से 28 डिग्री तक शीत ऋतु में राजस्थान का औसत ताप रहता है। ठीक है, दूसरी बात ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांस्क कहते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि बरखोयांस्क कहाँ है, तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है हमारे सिलेबस में, तो बरखोयांस्क साइबेरिया रूस में एक स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बरखोयांस्क हो गया। ओके, उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तब हम आंसर देंगे चूरू। चूरू राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। ओके, शीत ऋतु में ये चीजें हो गई। अब शीत ऋतु की सबसे बड़ी विशेषता वो है मावठ का आगमन। शीत ऋतु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मावठ का आगमन, ये ध्यान रखना है ना। अब हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में मावठ क्या है और ये कैसे आती है। ओके, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं मावठ क्या है। मावठ राजस्थान में दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को कहते हैं। ठीक है, ये कैसे आती है डायग्राम में हम देखेंगे ही, बट पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे आती है। ये बारिश भूमध्य सागरीय चक्रवातों से उत्पन्न होती है और पश्चिमी जेट पवनों के माध्यम से ये हमारे भारत में और राजस्थान में पहुंचती है और शीतकाल में वर्षा करती है। इससे होने वाली जो वर्षा है उसको हम गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं रबी की फसलों के लिए, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हम इस मावठ से कुल वर्षा का 10% प्राप्त करते हैं। भाई सर्वाधिक बारिश राजस्थान प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम हवाओं से, ठीक है, जो कि हमें ग्रीष्मकाल में प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम हवाओं का मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून है। शेष 10% बारिश हम प्राप्त करते हैं इस शीतकालीन विक्षोभ से। ध्यान रखना, ये विक्षोभ है, ये मानसून नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये अभी भी आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन क्यों बना हुआ है। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, क्वेश्चन बहुत इजी होता है। क्वेश्चन है कि मावठ का संबंध है, ठीक है। एक ऑप्शन आता है शीतकालीन मानसून से, ठीक है, शीतकालीन मानसून से। एक ऑप्शन आता है लौटते मानसून से। एक ऑप्शन आता है पूर्वी हवाओं से या पूर्व पवनों से। एक क्वेश्चन आ सकता है दक्षिण पश्चिम हवाओं से, दक्षिण पश्चिम हवाओं या दक्षिण पश्चिम पवनों से। अब मावठ का संबंध अगर हम देखें इन 4 ऑप्शन में, तो हम जो सबसे ज्यादा आंसर करते हैं वो हम ये करते हैं, ठीक है, शीतकालीन मानसून से। बट आप याद रखिए
कि मावट का संबंध कतई भी, मतलब इतना सा भी, है ना, मावट का संबंध इतना सा भी इस शीतकालीन मानसून से नहीं है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले हमने इस शीतकालीन मानसून को पढ़ा है। लौटते मानसून को ही हम शीतकालीन मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को ही हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। तो फिर मावट का संबंध किससे है? तो मावट का संबंध है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभ से, ये ध्यान रखना। तो बस मोस्टली स्टूडेंट ये आंसर करके आते हैं। अब इसमें तो कोई भी आंसर नहीं है, सभी के सभी रॉन्ग है, तो इसमें 5वां एक ऑप्शन बना देते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे अब ये जो मावट है जिसको हम गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, इस मावट को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो मावट जो है वो बारिश भूमध्य सागरीय चक्रवातों की वजह से होती है। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के मध्य, ये हमारा भारत, ठीक है। अब क्या होता है, भूमध्य सागर पछुआ पवन पेटी में स्थित है और इसके ऊपर से पश्चिमी जेट पवनें गुजरती हैं। पश्चिमी जेट पवनें इसके ऊपर से गुजरती हैं और क्योंकि ये शीतकाल में होती है तो शीतकाल में भूमध्य सागर क्या होता है, एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं, शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो शीतकाल में जो सागर होते हैं, ठीक है, और स्थल होते हैं, अगर उनकी कोई विशेषता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शीत ऋतु में कौन गर्म कौन ठंडा, तो शीत ऋतु में सागर की अपेक्षा स्थल क्या होता है, ठंडा होता है और सागर क्या होता है, गर्म होता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में सागर ठंडे होते हैं और स्थल गर्म होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे शीतकाल है क्योंकि हम दिसंबर से मार्च की बात कर रहे हैं शीत ऋतु की, उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु है, तो भूमध्य सागर क्या रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ से जो गर्म आर्द्र हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं और पश्चिमी जेट पवनों से मिलती हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिलकर एक चक्रवातीय स्थिति बना लेती हैं। चक्रवात, ये चक्रवात पश्चिमी जेट पवनों के माध्यम से ये इस पश्चिमी एशिया होते हुए, ठीक है, भारत में पहुंचती हैं और भारत में हिमालय पर्वतमाला से टकराकर, ये हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला से टकराकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है और एक शाखा दक्षिण की ओर नीचे उतरती है। एक शाखा दक्षिण की ओर नीचे उतरती है और दक्षिण में करीब 25 डिग्री उत्तर अक्षांश तक पहुंचती है। ये जो दक्षिणी शाखा है, ये वाली, यही राजस्थान, भारत, राजस्थान के अतिरिक्त और भी कुछ राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे ये दक्षिणी शाखा क्या करती है, मावट करती है। अब ये विक्षोभ भारत में पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। बस इसी वजह से इस पवनों को या इस विक्षोभ को हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। वास्तव में ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। इन्हें पश्चिमी जेट पवन भी कह देते हैं, इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इन्हें शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। ये जो पवने हैं राजस्थान के कुछ विशेष जिले हैं जैसे बीकानेर है, चूरू है, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, इन जिलों में सबसे ज़्यादा बारिश करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त फिर ये अन्य राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी इस पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ यानी मावट का संबंध कभी भी मानसून से नहीं है, ना तो उत्तर पूर्वी मानसून से, ना लौटते मानसून से, ना शीतकालीन मानसून से, ना दक्षिण पश्चिम मानसून से। किसी भी मानसून से इतना रत्ती भर भी ये कनेक्टेड नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ओके, ये है हमारे राजस्थान में शीतकाल के बाद। अब जो सब इसके अलावा फिर हमारे जलवायु के संदर्भ में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो है एक तो कोपेन का वर्गीकरण और एक थॉर्नवेट का वर्गीकरण। देखो
बहुत इजी है, ध्यान रखना। कोपेन का जो वर्गीकरण है और थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, हम उनको कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, यानी दोनों की तुलना करते हुए हम पढ़ते हैं। बहुत आसान है, अगर आप इन्हें समझेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किसके संदर्भ में होगा? राजस्थान के संदर्भ में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, वो भी राजस्थान के संदर्भ में ही है। और फिर एक दो क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आरपीएससी के फेवरेट रहे हैं। ठीक है, आरपीएससी के फेवरेट रहे हैं। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, सबसे पहले आप याद रखिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वनस्पति पर आधारित है। वनस्पति पर आधारित। कोपेन ने 1918 में वनस्पति को आधार मानकर संपूर्ण विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया और संपूर्ण विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। उसके बाद फिर 1934 में अपने ही सिद्धांत में संशोधन किया और उसके बाद 1936 में गिगर और पोही ने कोपेन के सिद्धांत में संशोधन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या संशोधन किया था उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वनस्पति पर आधार मानकर। डायरेक्ट कोई पूछे ना कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो आपको सीधा आंसर देना है वनस्पति पर आधारित है। तो वनस्पति को आधार मानकर कोपेन ने पूरे विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, ABCDE 5 जलवायु प्रदेशों में निर्धारित किया। अब इनमें से ए को वो लिखता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो है ना, ये कोपेन का या थॉर्नवेट का वर्गीकरण, ये पूरी तरह से कैसा है? रीजनिंग जैसा है। रीजनिंग जैसा मतलब रीजनिंग के जैसा, कैसे कि x को कहा जाए राम, y को कहा जाए सीता, तो yx क्या होगा? yx क्या होगा? सीताराम। ठीक है, ठीक ये वैसा का वैसा ही है, यानी हमको जोड़े बनाने होंगे और उसमें राजस्थान को पहचानना होगा, बस इतना ही है। एक बार हम संकेत लिख लेते हैं। ए फॉर उष्ण कटिबंध, बी उसने लिखा उष्ण शुष्क, सी उसने लिखा उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, और डी को उसने लिखा शीतोष्ण, और ई को उसने बताया शीत या ध्रुवीय। शीत या ध्रुवीय, ठीक है। तो वनस्पति को आधार मानकर कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। एक उष्ण कटिबंध, एक उष्ण शुष्क, ये उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। उष्ण शुष्क जो प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं जहां वर्षा की न्यूनता है। उपोष्ण कटिबंध कर्क रेखा के ऊपर वाला प्रदेश है। शीतोष्ण कटिबंध मध्य अक्षांश आते हैं और शीत कटिबंध 66.5 से 90 डिग्री वाला जो अक्षांशीय एरिया है वो आ जाता है। ठीक है, अब गिगर और पोही ने 1936 के आसपास कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया और उसके पश्चात गिगर और पोही ने इन संकेतों के साथ साथ ताप एवं वर्षा को आधार माना, आधार मानकर कुछ संकेत निर्धारित किए। ठीक है, आधार मानकर कुछ संकेत निर्धारित किए। संकेत बहुत सारे हैं लेकिन हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में हमारे लिए उपयोगी हैं। इनमें एक है कैपिटल एस, एक है कैपिटल डब्लू, एक है स्मॉल एस, एक है स्मॉल डब्लू, ठीक है, एक है स्मॉल जी, ये ध्यान रखना। तो स्मॉल एस हो गया, कैपिटल डब्लू, कैपिटल एस, स्मॉल डब्लू, स्मॉल जी, और एक है एच, स्मॉल एच। कैपिटल एस को हम कहते हैं स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य। डब्लू को, कैपिटल डब्लू को हम कहते हैं मरुस्थल, मरुस्थली। ठीक है, स्मॉल एस को हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु शुष्क
स्मॉल डब्लू को हम कहते हैं शीत ऋतु शुष्क। और जी का अर्थ होता है वर्षा से पूर्व सर्वाधिक गर्म समय। और वर्षा से पूर्व सर्वाधिक गर्म समय रहता है मैदानों में, ठीक है, मैदानों में। और इस वजह से इस जी को मैदान तुल्य भी कहते हैं, मैदान तुल्य जलवायु। और उसके बाद है स्मॉल एच। तो स्मॉल एच का अर्थ होता है उच्च ताप, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बस इन संकेतों को आधार मानकर हम कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। कोपेन के अकॉर्डिंग हम राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। बहुत आसान है, बस इनको समझने की देर है। अब इसमें पहला जो जलवायु प्रदेश है उसको मैं यहां पे लिखता हूं, यह है कैपिटल ए और स्मॉल डब्लू, AW। ए का अर्थ है उष्ण कटिबंध और स्मॉल डब्लू का अर्थ है शीत ऋतु शुष्क। तो ये जलवायु प्रदेश एक बार हम नाम लिख देते हैं, उष्ण कटिबंध शीत शुष्क जलवायु। एक बात सुनना, एक सिंपल सी बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। कोई आपसे कहे कि राम बुरा लड़का नहीं है, क्या कोई आपसे क्या कहे, ये कहे कि राम बुरा लड़का नहीं है। अगर राम बुरा लड़का नहीं है तो राम क्या है, तो राम बुरा नहीं है तो राम अच्छा है। यही तो बात निकल के सामने आती है कि भाई राम बुरा लड़का नहीं है, तो एक कॉमन सी बात ये हमारे सामने आती है कि राम अच्छा लड़का है, यही बात आती है। ओके, अब अगर मैं कहूं कि बीकानेर में श्रीराम क्लासेस में शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है ना, क्या शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है? ये तो नहीं कहा ना कि ग्रीष्म में भी नहीं होती है, शीत में ही नहीं होती है तो ग्रीष्म में तो होती है। हमको अपोजिट मानना है कि शीत में नहीं होती तो इसका अर्थ है ग्रीष्म में होती है। और अगर कहे कि ग्रीष्म में नहीं होती तो हमें मानना है कि शीत में होती है। यहां पे ये कह रहा है कि शीत शुष्क शीत में नहीं होती तो हमें ये मानना है कि ग्रीष्म में होती है। तो उष्ण कटिबंधीय शीत शुष्क एवं ग्रीष्म आर्द्र ऋतु, ग्रीष्म आर्द्र ऋतु, ये शीत शुष्क इसकी नेगेटिविटी है। अगर हम डायरेक्ट भी बोलते हैं AW उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म आर्द्र ऋतु तब भी इसे सही माना जाएगा। अब देखो, मैं पहले चारों जलवायु प्रदेश लिख देता हूं और उसके बाद हम राजस्थान के मैप में हम जानेंगे और आप आसानी से इसको बता पाएंगे। AW हो गया, AW के बाद B कैपिटल, W कैपिटल, H स्मॉल, BWH, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B कैपिटल, W कैपिटल, H स्मॉल, W स्मॉल, ठीक। BWH जो जलवायु प्रदेश है वो B का तो क्या है, देखो उष्ण शुष्क, कैपिटल W क्या है, मरुस्थल, ओके। H का अर्थ है उच्च ताप, तो हम लिख सकते हैं यहां पे उष्ण शुष्क मरुस्थली, उष्ण शुष्क मरुस्थली जलवायु, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पे जो स्मॉल W है वो स्मॉल W शीत ऋतु शुष्क के लिए ही आना चाहिए, बट ऐसा है कि यहाँ पे ग्रीष्म भी शुष्क ही रहती है क्योंकि B दे रखा है और W दे रखा है, तो ये W का स्मॉल W का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। और राजस्थान से जो बुक्स आती हैं ML शर्मा की हो, HS शर्मा की हो, उनमें तो राजस्थान के लिए ये BW HW दे रखा है, लेकिन जब हम भारत से ज्योग्राफी की बुक पढ़ते हैं या डॉक्टर रामलोचन सिंह का या इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वो सिर्फ BWH ही लिखते हैं, BWHW का कोई रूल नहीं होता। BWHW त्रिवार्था यूज करता है, त्रिवार्था, ठीक है। इनका BWHW या BWH ये उष्ण शुष्क मरुस्थली। उसके बाद एक जलवायु प्रदेश हम बनाते हैं BSH या इसको कह सकते हैं BSHW।
BSHW को हम क्या कहेंगे, देखो शुष्क, बी का अर्थ शुष्क, S का स्टेपी तुल्य है और H उच्च ताप, तो हम इसको सिंपल एक भाषा में कह सकते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। ठीक है, ये ध्यान रखना। और लास्ट बचता है CWG, C कैपिटल, W स्मॉल और G। इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मैदान तुल्य होती है, C4 क्या है, उपोष्ण है, तो हम सीधा कह सकते हैं उपोष्ण मैदानी, उपोष्ण मैदानी। ओके, अब हमारे पास 4 जलवायु प्रदेश हैं, एक तो उष्ण आर्द्र, एक उष्ण शुष्क मरुस्थल, एक स्टेपी और एक उपोष्ण मैदानी। ये हमारे पास राजस्थान है। इसमें हमें अगर इनको फिल करना हो तो देखो, इसको देखो, इन चारों को देखो, इनमें से आर्द्र शब्द एक ही जगह है, आर्द्र शब्द एक ही जगह है, तो आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान में हम ढूंढते हैं तो हमें यहां मिलता है ना, यहां मिलता है। कहां कहां, इसमें आ जाता है दक्षिण कोटा, दक्षिण बारा, झालावाड़, ठीक है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, और कुछ यहां पे दक्षिण उदयपुर और माउंट आबू अलग से, क्योंकि सिरोही में AW नहीं है, सिरोही का सिर्फ पर्टिकुलर माउंट आबू क्षेत्र है, वहां पे AW है, तो यहां अलग से हम लिख सकते हैं दक्षिण उदयपुर एवं माउंट आबू। ठीक है, ये जो जलवायु प्रदेश है, इस जलवायु प्रदेश को हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ये होगा AW। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है AW। ओके, इसके बाद बात आती है BWH। तो राजस्थान में BWH जो जलवायु है वो रेड क्लिफ से लेकर 20 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा तक विस्तृत है, या हम इसको 25 सेंटीमीटर तक भी पढ़ सकते हैं। ये हमारी रेड क्लिफ सीमा रेखा है और इस रेड क्लिफ से 20 अथवा 25 सेंटीमीटर तक का जो एरिया है वो कहलाता है BWH या BWHW। ठीक है, थोड़ा इसको हमने ज़्यादा दूर ले लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो प्रदेश है BWH या BWHW, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है गंगानगर है, बीकानेर है, चूरू का कुछ भाग है, ठीक है, हनुमानगढ़ है, पश्चिमी चूरू है, दक्षिण हनुमानगढ़ है, नागौर है, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये कंप्लीट जो पोर्शन है ये इस BWHW में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है हमारे पास BSHW। तो ये याद रखिए कि BSHW हमारे राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलती है, करीब 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो पोर्शन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये BSHW का है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं शेखावाटी, इसमें आता है थली प्रदेश, इसमें आता है लूनी और जवाई नदी का मैदान। इसकी विशेषता है यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं स्टेपी घासें। स्टेपी घासें BSS को आप देखोगे तो स्टेपी घासें क्या हैं, वर्षा ऋतु में स्वतः उगाने वाली घासें ही क्या कहलाती हैं, स्टेपी घासें, है ना। जैसे भरूट होता है, भरूट जो है वो एक सॉन्ग सुना होगा, माने गोद्या ले लो छैल लावण के लाग्यो भरभूटो। ठीक है, तो वो भरभूटो जो है वो क्या है, स्टेपी घास है, वो स्वतः ही उगाती हैं, उसी तरह की घासें, है ना। धमासा बोलते हैं इधर लोकल लैंग्वेज में, शेखावाटी में धमासा। ठीक है, तो वो धमासा है, वो क्या है, स्टेपी घासें हैं जो स्वतः उगाती हैं, वो इस क्षेत्र में मिलती हैं। और कोपेन का अगर वर्गीकरण पढ़ते हैं तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है,
सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी अगर कोई पूछे कि कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है, तो हम आंसर देंगे BSHW। ये सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली जलवायु है। अब इसके बाद बचता है ये पोर्शन, ये है पूर्वी मैदान, तो यहाँ पे मिलती है हमारी CWG। ठीक है, बस ध्यान रखना है CWG। तो इस तरह से ये है कोपेन का वर्गीकरण। ओके ना, ध्यान रखना। आप इस डायग्राम को बनाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और डायग्राम को बनाएं और अच्छे से याद करें। ये पूरी तरह से रीजनिंग के जैसा है, आपको इनको लर्न करना है और अगर आपको ये लर्न हो जाएंगे तो इनको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोपेन का जो वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि RPSC और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन कोपेन पर आए हुए हैं। ठीक है, और विशेषकर RS और पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब इसके बाद हम जिस विद्वान का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, विद्वान का जलवायु वर्गीकरण, वो है थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने अपने वर्गीकरण का आधार माना था तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता। अभी हम देखो लिखते हैं, इसको मिटा लेता हूं मैं एक बार। अब हम बात करते हैं थॉर्नवेट। थॉर्नथ्वेट है ना, थॉर्नथ्वेट है लेकिन पढ़ा जाता है सिर्फ थॉर्नवेट। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार था तापीय दक्षता, तापीय दक्षता एवं वर्षण प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता एवं वर्षण प्रभाविता, ये थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। और थॉर्नवेट ने इनको आधार मानकर विश्व को कुछ जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। इनमें वही हैं कैपिटल लेटर ABCDE। ठीक है, ए को उसने कहा तर या अति आर्द्र तर। ठीक है, बी को उसने कहा आर्द्र, ये अति आर्द्र, ये आर्द्र। सी को उसने कहा उप आर्द्र और डी के लिए उसने यूज किया अर्ध शुष्क और ई के लिए यूज किया शुष्क। ठीक है, तो तर A4 और बी आर्द्र, सी उपार्द्र और डी अर्धशुष्क और ई शुष्क। ये तो मेजर पार्ट हैं जो कि विश्व जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में है। इसके बाद उसने कुछ छोटे संकेत, मतलब कुछ स्मॉल लेटर में संकेत लिए, कुछ अन्य वर्ड्स लिए। तो हम राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में जो यूज होने वाले वर्ड्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। एक लिया उसने A', एक लिया B'। ठीक है, अब A' को तो कहा गया उष्ण कटिबंध। ठीक है, और B' को कहा उसने उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो A' और B'। अब इसके बाद उसने लिया कुछ स्मॉल लेटर लिए, तो स्मॉल लेटर में उसने लिया एक W, स्मॉल W। ठीक है, स्मॉल W का अर्थ होता है शीत ऋतु में न्यून वर्षा। यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि शीत शुष्क है, उसने कहा कि शीत ऋतु में न्यून वर्षा। और एक हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में स्मॉल डी। स्मॉल डी का अर्थ होता है सभी ऋतुओं में न्यून वर्षा। ठीक है, ये इसने संकेत लिए। ए तर, बी आर्द्र, सी उपार्द्र, डी अर्धशुष्क, ई शुष्क, A' उष्ण कटिबंध, B' उपोष्ण कटिबंध, स्मॉल W शीत ऋतु में न्यून वर्षा, स्मॉल डी सभी ऋतुओं में न्यून वर्षा।
ये जो वर्गीकरण किया था कोपेन और थॉर्नवेट ने, ये वर्गीकरण किया था विश्व के संदर्भ में। कोपेन हो, थॉर्नवेट हो, चाहे ट्रिवार था हो, ये कभी भी राजस्थान नहीं आए थे। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, इवन ये भारत भी नहीं आए थे। हमारे जो राजस्थान के और भारत के जो जलवायुवेत्ता हैं, उन्होंने इस वर्गीकरण को आधार मानकर राजस्थान को जलवायु में वर्गीकृत किया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान के जो जलवायु वर्गीकरण बनता है, ये सेम वही रीजनिंग जैसा फंडा है और कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे थॉर्नवेट ने सबसे पहले जो हम संकेत ले रहे हैं वो है CA-W, CA-W, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक हम ले लेंगे EA-D, एक है यहाँ पे D, ये वाला D है ना, DA-W, एक हम लेंगे DB-W, ठीक है, DA-W और DB-W, ये हम लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है हमें, जब हम राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हम आसानी से इनको हम कर पाएंगे। ये राजस्थान है। अब इनको लिखते हैं, देखो CA-W, C का अर्थ है उपार्द्र, A- का अर्थ है उष्ण कटिबंध, तो लिख दो यहां पे उष्ण कटिबंध उप आर्द्र जलवायु, जहां शीत ऋतु में न्यून वर्षा होती है। तो इसकी ये वाली विशेषता मैं इधर लिख रहा हूं, शीत ऋतु में न्यून वर्षा। बाकी W का इधर लिखा हुआ है तो बार बार में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। EA-D, कटिबंध पहले लिखते हैं तो उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब E का अर्थ क्या है, E का अर्थ है शुष्क, उष्ण कटिबंध शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंध शुष्क जलवायु। D का अर्थ क्या है, D का अर्थ ये रहा सभी ऋतुओं में न्यून वर्षा, सभी ऋतुओं में न्यून वर्षा, ठीक है, EA-D। अब आगे आ जाता है DA-W, DA-W, D फॉर क्या है, अर्ध शुष्क। तो यहाँ लिख देता हूँ, इस थर्ड नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो अर्ध शुष्क, पहले कटिबंध ना A, तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, जहां शीत ऋतु में होती है न्यून वर्षा। उसके बाद थर्ड नंबर ये हो गया, फोर्थ नंबर, तो फोर्थ में यहां लिख देता हूं DB-W। B का अर्थ क्या है, B- का अर्थ कहां है, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध जलवायु है B- और साथ ही में क्या है अपना उपोष्ण कटिबंध तो आ गया, फिर है B- हो गया उपोष्ण कटिबंध, और फिर D है अर्ध शुष्क, उपोष्ण कटिबंध अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। ये चार प्रदेश हो गए हमारे पास। तो हम सबसे पहले इनको चारों को अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। देखो CA-W, इसमें आ रहा है आर्द्र, EA-D शुष्क, DA-W अर्ध शुष्क, DB-W अर्ध शुष्क। तो आर्द्र एक ही जगह है, चारों प्रदेशों में आर्द्र एक ही जगह है। पहचानो राजस्थान में आर्द्र कहां है, जब आप पहचानोगे तो राजस्थान में आर्द्र आपको यहीं मिलेगा और कहीं नहीं, यही हाड़ौती और दक्षिण राजस्थान, जो हाड़ौती का पठार है और हमारा दक्षिण राजस्थान है, यहाँ पे हमें ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो जलवायु रखेंगे, ये जलवायु हो जाएगी CA-W। हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में यहाँ पे जो जलवायु रखी थी वो कौन सी थी, AW, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम EA-D को रखते हैं, EA-D। इस EA-D में हम शामिल करेंगे जैसलमेर, ठीक है, उत्तरी बाड़मेर और पश्चिमी बीकानेर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर,
ये वाला पोर्शन, बस इतना सा, ये जो प्रदेश बनता है ये है EA-D, शुष्क प्रदेश। अब हमारे पास दो ऐसे प्रदेश हैं जिनको ढूंढना बेहद मुश्किल है। ये दो प्रदेश, एक तो है DA-W, एक है DB-W। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे हम पहचानें। देखो, कर्क रेखा से हम इनको पहचानेंगे। ये हमारी कर्क रेखा यहां पे, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा के निकट कटिबंध उष्ण होंगे कि उपोष्ण होंगे, ये बताओ आप। तो कर्क रेखा के निकट कटिबंध उष्ण होंगे कि उपोष्ण होंगे? तो कर्क रेखा के निकट कटिबंध उष्ण होंगे, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है, तो कर्क रेखा के निकट कटिबंध उष्ण होंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब आप कर्क रेखा की बात करते हो तो कटिबंध उष्ण लेने हैं। इनमें दोनों में से उष्ण कौन सा है? DA-W, 3 नंबर उष्ण कटिबंधीय। तो DA-W क्या है? उष्ण है। तो ये उष्ण DA-W तो यहां पे फिट होता है। अब DB-W को कर्क रेखा के सबसे ऊपर, और कर्क रेखा के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है जिसमें कंप्लीट बीकानेर संभाग आ जाएगा, बीकानेर संभाग पूरा, बीकानेर संभाग पूरा आ जाएगा किसमें? DB-W, DB-W में पूरा बीकानेर संभाग लेना, पूरा का पूरा बीकानेर संभाग। और ये जो बच गया ना सबसे मेजर पार्ट, ये हो गया DA-W। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी अगर आपसे कोई पूछे आपसे कि थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है, तो DA-W। मतलब आपके दक्षिणी बाड़मेर से लेके भरतपुर धौलपुर तक पूरा जो पोर्शन है वो क्या है? DA-W का है। बहुत ही ईजी है, याद रखना। EA-D में उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर और दक्षिण पश्चिम बीकानेर। CA-W में हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिण उदयपुर। और DB-W में पूरा बीकानेर संभाग। और शेष जिले जो बच गए वो किस में आ गए? DA-W में आ गए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में थॉर्नवेट का वर्गीकरण। एक वर्गीकरण और होता है त्रिवार्था का। तो त्रिवार्था का वर्गीकरण नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि त्रिवार्था का वर्गीकरण कोपेन के वर्गीकरण का ही संशोधित रूप है। आपने अभी कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें कोपेन ने जो CWG यूज किया था ना मैदान के लिए, CWG, वहां पे सिर्फ त्रिवार्था वहां पे चेंज करता है और उसको लिखता है CAW, C कैपिटल, A स्मॉल और W स्मॉल। कैसे लिखेगा? ये कोपेन का जो CWG था मैदान के लिए, उसको वो लिखता है CAW। बस ये ध्यान रखना, और कोई चेंज नहीं है। सेम वही BSH, BWH और AW, सेम वो के वो फंक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है, वो ये होता है, बहुत इजी है और वो मानक नहीं है वैसे। क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान को सामान्य रूप से आप कितने जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान को सामान्य रूप से हम 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। सिंपल है। अब ये 5 जलवायु प्रदेश किसी मौसम विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है ये डेटा। ये जो बुक के राइटर हैं, जैसे अगर हरिमोहन सक्सेना ने बुक लिखी है तो हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 5 प्रदेशों में डिवाइड किया है। और ML शर्मा, HS शर्मा ने अगर बुक लिखी है तो उन्होंने राजस्थान की जलवायु के आधार पर 5 प्रदेशों में डिवाइड किए हैं। और ऐसे ही LR भल्ला है। तो किसी मौसम विभाग ने या कोई भी मौसम वैज्ञानिक संस्थान है, उसने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में नहीं बांटा है। कॉमन सी बात है, राजस्थान में 5 सामान्य जलवायु प्रदेश हैं: शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अभी हम फटाफट से देख लेते हैं उनको और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी है ये। अब सामान्य जलवायु प्रदेश को तो आप दिमाग से निकाल देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक एक ही क्वेश्चन सामान्य जलवायु प्रदेशों पे पूछा गया है, वो एक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान को सामान्य रूप से कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। इसके अलावा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो 5 जो जलवायु प्रदेश है सामान्य विभाजन, तो उसमें एक आता है शुष्क, एक अर्धशुष्क, एक उपार्द्र,
एक आर्द्र और एक अति आर्द्र। तो ये लीगली नहीं है, किसी मौसम विज्ञान ने डिवाइड नहीं किया है, मौसम विज्ञान संस्थान ने डिवाइड नहीं किया है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, बुक के जो राइटर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है ये। शुष्क में वर्षा का औसत 10 से 20 सेंटीमीटर, अर्ध शुष्क में वर्षा का औसत 20 से 40 सेंटीमीटर, उपार्द्र में 40 से 60 सेंटीमीटर, आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर और अति आर्द्र में 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये स्थानीय वर्गीकरण है तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, मतलब ये लीगल नहीं है। जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, वो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं क्योंकि अब राजस्थान है तो लोकल विभाजन है ये, तो लोकल विभाजन हमको करना ही पड़ता है सामान्य, क्योंकि हम राजस्थान के लोकल हैं। अति आर्द्र हम किसको कहते हैं पता है क्या? मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अति आर्द्र उसको कहा जाता है जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है ना, ये ध्यान रखना। 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक बारिश होती है उसको हम अति आर्द्र कहते हैं। तो राजस्थान में ऐसा तो कहीं भी नहीं है, बट ये एक स्थानीय वर्गीकरण है। ये 5 प्रदेश हैं। अब 5 प्रदेश हम मैप में देख लेते हैं इजीली, जो कि सामान्य रूप से डिवाइड किए गए हैं। हमारे राजस्थान में ये जो 5 प्रदेश हैं इनको हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। जो आते हैं वो पहले निकाल दो। अति आर्द्र आता है हमें, तो अति आर्द्र निकाल दो। कौन सा? ये वही प्रदेश है, दक्षिण पूर्व पठार एवं दक्षिण राजस्थान। ठीक है, इसको मैं 5 नंबर दे रहा हूं, दक्षिण राजस्थान। ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, दक्षिण पूर्व पठार एवं दक्षिण राजस्थान, ये है अति आर्द्र। ये वही जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिण उदयपुर, चित्तौड़। यहाँ पे आर्द्र, पर्णपाती और अर्ध सदाबहार प्रकार के वन मिलते हैं। हमारे सिलेबस में राजस्थान की वनस्पति भी है, तो हम वहाँ पे इन्हें पढ़ेंगे। फिर बात आती है आर्द्र की। आर्द्र से पहले हम शुष्क और अर्ध शुष्क पढ़ेंगे। तो जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो वाला जो प्रदेश है रेड क्लिफ से लेकर 25 सेमी समवर्षा रेखा, ये तो कहलाता है शुष्क, और 25 से 50 ये कहलाता है अर्ध शुष्क। ठीक है, अब ये 2 बच गए, उपार्द्र और आर्द्र। उपार्द्र और आर्द्र, ये जो पूर्वी मैदान है, सांबर झील के उत्तर पूर्व वाला जो प्रदेश है, जिसमें अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये वाला जो पोर्शन आता है, इसको तो कहा गया है उपार्द्र। और ये जो बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, ठीक है, राजसमंद है, ये जो आ जाता है, इसको कहा गया है आर्द्र। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये इस प्रकार से 5 जलवायु प्रदेश हैं हमारे राजस्थान में। इन 5 जलवायु प्रदेशों का कोई ना किसी जिले का नाम नहीं पूछा गया है अभी तक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जरूर मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य रूप से राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। बस ओके, दैट्स ऑल। ये हमारे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है। हमने इस पे डीप से डीप बात करी है। राजस्थान की जो समदाब रेखा है जुलाई माह की, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और साथ ही याद रखेंगे समवर्षा रेखा भी। एक चीज़ और बता दूं कि राजस्थान का मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, तो राजस्थान का मौसम विज्ञान विभाग है पश्चिमी सर्कल, जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू, जय हिंद।